हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग GK03। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQज वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तमाम बोर्ड्स एग्ज़ाम और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, प्लीज़ वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी जो विटामिन B12 में वो धातु पाई जाती हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 धातु दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं मेटल। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर पहले कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो विटामिन जो B12 होता है वो उसमें क्या होती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। जो कोबाल्ट होता है ये एक संक्रमण तत्व है। क्या है ये? एक ट्रांजिशन क्या बोलते हैं, मेटल है। और इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है कोबाल्ट की, वो कितनी होती है? 27 होती है। ठीक है, कोबाल्ट की जो एटॉमिक नंबर होती है वो कितनी होती है? 27 होती है। ठीक है, और ये क्या है? ये ब्लॉक डी का आप देखे होंगे आवर्त सारणी। तो उस आवर्त सारणी में ब्लॉक डी होता है, 4 उसमें ब्लॉक दिए गए हैं, S P D F। ठीक है, तो जो ब्लॉक डी होता है वो ब्लॉक डी का ये तत्व है। कौन? कोबाल्ट। ठीक है ना, आप समझ गए इतना। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है कि विटामिन B12 की घटक है, कौन है? तो कोबाल्ट है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी होने पर प्रशासी रक्ताल्पता हो जाती है? ठीक है, क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी होने पर प्रणासी प्रणासी कह रहे हैं यहाँ पे, प्रणासी रक्ताल्पता मतलब खून की कमी हो जाती है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शंस को आप वीडियो रोककर प्लीज़ ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़िए और अपना आंसर खुद से देने का प्रयास करिए। इसका आंसर क्या होगा? बहरहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो विटामिन B12 जो है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B12 आता है, इसकी कमी हो जाने पर क्या होता है? प्रणासी रक्ताल्पता हो जाती है। ठीक है, खून की कमी टाइप का बीमारी है, ये हो जाता है। जैसे हम जान लेते हैं B12 के बारे में अच्छे से। दोस्तों, विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामीन है। याद रखिएगा, विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामीन है। इसके स्रोत मतलब ये कहाँ पाया जाता है, किसके अंदर या फिर कहाँ पाया जाता है विटामिन B12, वही उसके स्रोत हम देख लेते हैं कौन कौन है। तो इसके स्रोत मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध इत्यादि हैं। इसका काम वृद्धि, लाल लाल रेड ब्लड सेल्स उसको बोलते हैं, ठीक है, का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना है। इसकी कमी से रक्षीणता या प्रणासी रक्ताल्पता एवं तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या है? कोबाल्ट है। प्रमुख घटक क्या है? जो हमको क्वेश्चन पूछा गया था वही। ठीक है, तो प्रमुख घटक क्या है विटामिन B12 का? तो कोबाल्ट तत्व होता है, धातु होता है। ठीक है, आप समझ गए इतना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? ठीक है, तो आपको बताइए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो रोक करके आंसर सोच के अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, यानी विटामिन ए हो जाएगा। मानव शरीर में जो संक्रमण होता है जिससे बीमारियां फैलती हैं, उसको रोकने वाला जो विटामिन है ना, वो कौन है? तो विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन कौन है? विटामिन ए है। ठीक है दोस्तों, जरा जान लेते हैं इसके बारे में तथ्य को हम, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तथा विटामिन डी की कमी से सूखा, जिसको रिकेट्स रोग बोलते हैं, वो हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आपने देखा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई। विटामिन ई कह रहा है विटामिन ई, ठीक है, विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? मतलब विटामिन ई का लाभ, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, विटामिन ई का लाभ क्या मिलता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो हो जाएगा इसका आंसर, तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। उपकला या एपिथेलियमी जो हमारे त्वचा होती हैं, ठीक है, उसी में होता है एपिथेलियमी ऊतक, ठीक है। ऊतकों के सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना, यानी जो त्वचा होती है और उसमें जो एपिथेलियमी ऊतक होती हैं उनके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, कौन, विटामिन ई, ठीक है। फ्रेंड्स आप इतना समझ गए, इसको जस्ट जान लेते हैं तथ्य को हम। फ्रेंड्स विटामिन ई का प्रमुख स्रोत, यानी विटामिन ई कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, प्रमुख स्रोत तेल, ठीक है, गेहूँ, अंडों की जो जर्दी होती है, आप देखा होगा कि जो अंडा होता है बॉयल अंडा, उसमें जो होता है पीला कलर का उसको जर्दी बोलते हैं, सोयाबीन है, ठीक है, यह कोशिका कला की सुरक्षा, ठीक है, जो कोशिका की सेल होती है उसकी सुरक्षा करती है, यह जननिक एपिथेलियमी की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो जनन क्षमता होती है, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, कमज़ोर पड़ जाती है, जननांग तथा पेशियाँ क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपने देखा है, इसको समझा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, ठीक है। रक्त यहाँ पे मतलब खून हुआ है, ठीक है, खून के स्कंदन, स्कंदन मतलब जो उसका थक्का बनना होता है, इससे मान लीजिए कहीं कट फट गया और से लगातार ब्लीडिंग हो रही है तो वो खून वहाँ पे रुकना चाहिए ना, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग ना हो, काफ़ी ज़्यादा खून बाहर ना निकले, तो वही बोलते हैं खून के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन होता है, यानी आपको कट फट गया और कहीं और लगातार ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अगर आप में वो विटामिन है तो आपका वो स्कंदन या फिर वो जो ब्लड निकल रहा है वो रुक जाएगा, थक्का बन जाएगा, ठीक है। तो अगर वो विटामिन ना रहे आपके अंदर तो क्या होगा, लगातार खून निकलता आप एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉडी का लगभग पूरा खून बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बताना है आपको कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी के विटामिन जो होता है, जो विटामिन होता है, विटामिन जो के होता है वो क्या होता है, वो रक्त के स्कंदन में मदद करता है। यानी अगर आपके अंदर विटामिन के है तो आपका समझ करिए कहीं कट गया तो ब्लड निकल रहा है तो ब्लड का क्या होगा, थक्का बन जाएगा, ब्लड रुक जाएगा, ठीक है, इसलिए आपकी बॉडी का सारा ब्लड बाहर नहीं निकलेगा और आप स्वस्थ रह पाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने देखा इसको, जरा जान लेते हैं तथ्य को हम। दोस्तों विटामिन के जो होता है रक्त के स्कंदन में सहायक होता है, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनिन होता है। यह विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। रक्त में फाइब्रोनोजिन, थ्राम्बोजिन विटामिन के की सहायता से, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है और रक्त प्लाज्मा को दे देता है। इसी कारण से क्या होता है, रक्त जम जाता है। आपने देखा इसको क्या कह रहा है कि रक्त में, ठीक है, फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बोजिन, ठीक है, विटामिन के की सहायता से थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है, ठीक है, और रक्त प्लाज्मा को दे देता है। इस कारण क्या होता है, रक्त जम जाता है। यानी मोटी तरफ देखिए तो क्या होगा, विटामिन के की वजह से क्या हुआ, हमारे रक्त का जमना हो पाया, ठीक है। अगर रक्त नहीं जमता तो क्या होता, ब्लीडिंग होते होते सारा ब्लड बाहर निकल जाता, ठीक है, और इंसान की वहाँ पे डेथ भी हो सकती थी। आपने देखा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। क्या क्वेश्चन है कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। तो आपके सामने इसका ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, यानी विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी नामक रोग होती है। जरा जान लेते हैं इसके बारे में तथ्य को हम। तथ्य कर दिया नहीं है लेकिन क्या होता है, रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तो रतौंधी फैलता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ए। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी विटामिन ए सर्वोत्तम रूप से कहाँ पाया जाता है, मतलब किस में पाया जाता है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गाजर में। तो अगर आपको विटामिन ए प्राप्त करना हो ज़्यादा मात्रा में अपनी बॉडी में, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? तो गाजर खाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपकी हर तरीके से आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य ठीक रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? तो आपके सामने ऑप्शन पढ़िए ध्यानपूर्वक, केयरफुली, और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो सिट्रिक एसिड होता है वो मुक्त रूप से किसमें? तो नींबू में पाया जाता है। नींबू, सिट्रिक एसिड का खट्टा होता है, नींबू में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? खट्टा होता है सिट्रिक एसिड, इसलिए वो नींबू में पाया जाता है। ठीक है, नींबू खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टार्टरिक अम्ल, क्या लिखा है? टार्टरिक अम्ल होता है डैश में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी इन 4 ऑप्शन में से किस में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, यानी जो पालक होता है, पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन से, ऑप्शन ए इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, कच्चा आम में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, लेकिन पालक में नहीं पाया जाता। पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, पालक में, टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे, जिसको हम कहते हैं किडनी, उसकी निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? यानी किडनी में जो होता है फिल्ट्रेशन, जो पार्ट होता है, जिस पार्ट में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, वो इकाई, वो यूनिट कौन सी है? इस ऑप्शन में से आंसर क्या हो बताइए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। ठीक ना, तो गुर्दे की जो निस्यंदन इकाई होती है वो कौन होती है? तो वो नेफ्रॉन होती है। यानी एक जो गुर्दा देखे होंगे, जो गुर्दा होता है एक जोड़ी। ठीक है, तो एक गुर्दे में, उन जोड़े में से एक गुर्दे में कम से कम 10 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लिए होंगे। चलते हैं आप इसके बारे में कुछ जान लेते तथ्य को। तो फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानव शरीर में 2 वृक्क या गुर्दे या उसको किडनी पाए जाते हैं, तथा प्रत्येक गुर्दे में, यानी 2 में से प्रत्येक गुर्दे में 10 लाख वृक्काणु। ठीक है, 10 लाख वृक्काणु, 10 लाख मैंने बोला ना अभी, यानी 1 मिलियन वृक्काणु बोले तो नेफ्रॉन्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, होते हैं नेफ्रॉन या वृक्काणु। वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई के रूप में वृक्काणु रक्त का प्रारंभिक निस्यंदन पूर्ण करके निस्यंद से उन पदार्थों का दोबारा अवशोषण कर लेते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, तथा व्यर्थ पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो आपने देखा इस प्रकार से क्या कार्य होता है नेफ्रॉन्स का। ठीक है, जो वृक्क में होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है वृक्क की प्रक्रियात्मक यूनिट है, यानी वृक्क की प्रक्रियात्मक यूनिट क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन है। आपने देखा भी इसको, इसके बारे में विस्तार से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन डैश से जुड़े होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो उत्सर्जित तंत्र से जुड़े होते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए जान लेते हैं दरअसल इसके बाद तथ्य को जान लेते हैं। आइए जान लेते हैं दोस्तों। अभी मैंने बताया इसको कि वृक्क या किडनी मानव की प्रमुख उत्सर्जन अंग है। ठीक है,
इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य में 2 वृक्क पाए जाते हैं तथा प्रत्येक वृक्क में वृक्काणु या नेफ्रॉन्स की संख्या लगभग 10 लाख होती है। ठीक है, आप देख लें इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुर्दा या किडनी। किडनी क्या होता है? मानव शरीर में जल के संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए उत्तरदायी होता है। जरा जान लेते हैं इसके बारे में तथ्य को हम। फ्रेंड्स, गुर्दे जो होते हैं पूरे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं। जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र बनता है। मूत्र बनता है तो कहाँ बनता है बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संग्राहक वाहिकाओं में। ठीक है, मूत्र कहाँ बनता है? तो संग्राहक वाहिनियों में बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आइए जरा जान लेते हैं इसके बारे में तथ्य को। ठीक है फ्रेंड्स, मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। संग्राहक वाहिनियाँ वृक्क का भाग होती हैं। मूत्र अम्लीय होता है। ठीक है, मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। ठीक है, मूत्र का हल्का पीला रंग किस कारण होता है? तो उसमें मौजूद यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। ठीक है, आपने देखा इसको। और मूत्र का जो प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, आइए हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार एग्जाम्स में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मैंने बताया भी इसको, यूरोक्रोम के कारण। एक उसमें होता है पीले रंग का यूरोक्रोम वर्णक। ठीक है, इस कारण क्या होता है? मूत्र का पीला रंग हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक पदार्थ के रूप में, उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो गौरैया, इन जितने छोटे पक्षी होते हैं, छोटे पंछी होते हैं, वो सब क्या होते हैं, करते हैं, वो अपने उत्सर्जक पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गौरैया। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य को हम। दोस्तों देखिए, सभी सरीसृप वर्ग, छिपकलियाँ यानी जो रेंग के चलते हैं, एवं पक्षी वर्ग जैसे गौरैया का मुख्य उत्सर्जक उत्पाद यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड। ठीक है, आपने देखा इसको, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, कह रहा है कि सभी सरीसृप वर्ग, छिपकलियाँ जैसे एवं पक्षी वर्ग जैसे गौरैया का मुख्य जो उत्सर्जक उत्पाद होता है वो क्या होता है? तो यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है। जबकि स्तनधारियों जैसे जिसमें मानव आते हैं, जबकि स्तनधारियों जैसे मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ होता है यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, आपने देखा इसको और समझ गए होंगे पक्षियों में और इंसानों में किस प्रकार से उत्सर्जन पदार्थ का होता है। ठीक है, तो देखिए आपको कि जो पक्षी होते हैं, चाहे सरीसृप वर्ग होता है, उसमें जो उत्सर्जन पदार्थ होता है क्या होता है? यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है। जबकि स्तनधारियों में क्या होता है? उत्सर्जक पदार्थ के रूप में यूरिया होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहते हैं दोस्तों? डायूरेटिक कहते हैं। मैंने जितना इसको बता रहा है क्वेश्चंस को, ये सभी एग्जाम्स में एकदम एग्जैक्टली आ सकते हैं, मैट्रिक या फिर 12 के। ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा अभी। ठीक है, इस वीडियो के दौरान ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ साथ।
आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है, असामान्य घटक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस को पढ़िए ध्यानपूर्वक और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो एल्बुमिन ये क्या है, ये मूत्र का असामान्य घटक है, ठीक है। आइए जान लेते हैं इस बारे कुछ तथ्य को हम। दोस्तों सामान्य मूत्र में लगभग 95% जल होता है, 2% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं, ठीक है। 2.6% यूरिया होता है और 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। इसका रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण हल्का पीला होता है। इसका जो पीएच मान होता है 6 होता है। जाहिर सी बात क्या होगा, वो अम्लीय होगा। पीएच मान जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है, इसकी उपस्थिति को एल्ब्यूनीरिया कहते हैं। यानी मूत्र में क्या होता है, एल्ब्यूमिन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर लिखा था कि असामान्य घटक है। अगर लिखता सामान्य घटक है तो ऊपर के जितने भी हैं ये 95% जल, 2% आवश्यक लवण, ये 2.6% यूरिया, ये क्रिएटिनिन, ये सब उसमें आ जाते हैं सामान्य घटक में। लेकिन पूछ रहा असामान्य घटक, तो उसमें एल्ब्यूमिन इसलिए रखा था क्योंकि मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है। और अगर जहाँ भी ये होगा एल्ब्यूमिन, इसकी उपस्थिति को क्या कहते हैं, एल्ब्यूनीरिया कहते हैं। आपने देख लिया इसको। और मूत्र का जो पीएच मान क्या होता है, वो 6 होता है, 7 से कम होता है। यानी जाहिर सी बात है कि वो मूत्र का जो पीएच मान जो उसकी प्रकृति होगी क्या होगी, वो अम्लीय होगी, क्षारीय नहीं होगी और नहीं उदासीन होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है, मतलब मूत्र में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कीटोन निकाय। ये जो होता है क्रिएटिनिन जो होता है वो पाया जाता है मूत्र में, यूरिया भी पाया जाता है और यूरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन कीटोन निकाय जो होता है वो नहीं पाया जाता है। आपने देखा इसको पहले। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है। क्या कह रहा है कि भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायता करती है, किसमें सहायक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, उत्सर्जन में सहायक होती है, ठीक है। भ्रूण की जो अपरा कोशिका होती है वो उत्सर्जन में सहायक होती है, ठीक है। आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों भ्रूण की अपरा कोशिका, ठीक है, मुख्यतः उत्सर्जन में सहायक होती है। यह भ्रूण में उपापचय से उत्पन्न CO2, यूरिया आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। आपने देखा इसको। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं रहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। यानी वृक्क ये एक ऐसा अंग है, ठीक ना, जिससे ये सारे प्रोसेस जो भी ऊपर मैंने पढ़ा होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इस कुछ तथ्य को इसमें। दोस्तों मनुष्य में प्रायः 2 वृक्क गहरे लाल रंग के सेम के बीज के आकार के होते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करना। इसके अलावा अन्य कार्य जैसे समस्थितिका, पीएच का नियमन इत्यादि करना इसका काम होता है। आप देख लीजिए इसको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। तो आप ऑप्शंस पढ़िए ध्यानपूर्वक, अपना आंसर दीजिए पढ़ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो केरेटिन प्रोटीन जो होता है वो नाखून। फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कुछ इस बारे में तथ्य को हम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्रिएटिन एक रेशेदार प्रोटीन होता है। जो क्रिएटिन होता है वो एक रेशेदार प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊँट, ऊन जो होता है इत्यादि में पाया जाता है। मतलब जिसमें कहने का लिविंग नहीं होता है, जो लिविंग नहीं होता है, यानी जो बाल है यानी मृत होता है, मृत सेल से बना होता है। नाखून भी होता है मृत सेल से बना होता है। सींग मृत सेल से बना होता है। ऊन भी हो क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, जो भेड़ होते हैं उनका जो बाल होता है उनसे ऊन बनता है ना, तो भी क्या होता है, मृत सेल से बना होता है। यानी मृत सेल जो होता है, ठीक है,
उनमें क्या होता है, क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या है एक रेशेदार प्रोटीन होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि नाखून में क्या पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन, तो क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। क्या क्वेश्चन हमारा है कि हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है, यानी कोशिका गुच्छ द्वारा होता है, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका गुच्छ द्वारा होता है, ठीक है। आइए जान लेते हैं कुछ इसके बारे में तथ्य को। दोस्तों, संघ हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जीव समुद्री जीव होते हैं। इनमें उत्सर्जन होता है जो कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलम के द्वारा होता है, ठीक है, कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलम द्वारा होता है, जो कि रुधिर वाहिनियों से जुड़े होते हैं, जो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आपने देखा इसको। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, ठीक है। तो मत्स्य क्या होता है, मछलियों का क्या होता है, जो हृदय होता है वो शिरा युक्त होता है। तो आइए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में तथ्य को इम्पोर्टेंट। दोस्तों, मत्स्य में 2 कक्षों का हृदय होता है। जो मनुष्य का हृदय होता है, मानव का, उसमें होता है 4 कक्ष वाले, 4 चैम्बर्स वाले होते हैं, लेकिन जो मछली में होता है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जो रक्त को गिल में पंप करता है और वहाँ से रक्त शेष शरीर में जाता है, ठीक ना। मछली का, ठीक है, मछली का हृदय शिरायुक्त होता है क्योंकि इसमें केवल ऑक्सीजन रहित, यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो, केवल क्या होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, ठीक है। इसको फिर एक बार देख लेते हैं ध्यान से कि मत्स्य में 2 कक्षों का हृदय होता है, जो रक्त को गिल में पंप करता है। गिल मतलब जो उनका गलफड़ होता है, वहाँ से रक्त शेष शरीर में जाता है। शेष में जो बाकी शरीर है वहाँ पे उसका संचरण होता है। मछली का हृदय जो होता है शिरा युक्त होता है क्योंकि इसमें केवल ऑक्सीजन रहित, यानी जिसमें ऑक्सीजन न पाया जाता हो, रक्त मौजूद होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, आपने देख लिया इसको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, अब रहने देते हैं इतना ही, और बताइए आपको ये कैसा लगा MCQs। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके अपना फीडबैक देने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद से बगल में जो होता है बेल की घंटी, उसको दबाइएगा और वहाँ ऊपर लिखेगा ऑल नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तब सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ हर रोज़, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे, तो आपके पास बाई चांस कभी पहुंच जाएगा, लेकिन रोज़ ऐसे टाइमली नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर ले रहे हैं और आप उसको बेल घंटी को दबा के ऑल पर सेट करेंगे, तब आपके पास क्या होगा, वो रोज़ टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा वीडियो का, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।